हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम आज कवर करेंगे। इसको हम 2 पार्ट्स में डन करेंगे। ये इकोनॉमिक सर्वे आने वाले आपके हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल होगा और हमारा जो पैटर्न रहेगा इकोनॉमिक सर्वे को कवर करने का वो रहेगा MCQ फॉर्मेट, ताकि आपको ये समझ लग सके कि इकोनॉमिक सर्वे से किस तरीके के क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है। मेरा नाम रवनीत कौर है। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे एसोसिएट होना चाहते हैं तो रवनीत कौर ऑफिशियल पे एसोसिएट हो सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको सर्वे के बारे में ध्यान रखनी है वो ये है कि ये 2 पार्ट्स में दिया गया है। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि कितने पार्ट में दिया गया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट कवर क्या क्या करता है। जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट अचीवमेंट्स के बारे में बताता है जो भी पिछले साल में हुई और उन्होंने किस तरीके से स्टेट के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया। सेकेंड पार्ट आपका कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा सेट्स के बारे में बताता है, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाटा या फिगर्स हैं उन सबको सेकंड पार्ट में कवर किया जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या क्या है ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और आपको जो बहुत ध्यान रखनी है वो ये है कि इस साल एक थीम चैप्टर डाला गया जिसका नाम है कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन हिमाचल प्रदेश इकॉनमी एंड स्टेट्स रिस्पॉन्स। तो इसमें ये बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश ने कैसे कोविड को हैंडल किया और इस कोविड-19 ने किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी को इम्पैक्ट किया। तो ये थीम चैप्टर है, डायरेक्टली थीम चैप्टर भी पूछा जा सकता है। ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करता है। कौन सा डिपार्टमेंट इसको पब्लिश करता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले एडवांस एस्टीमेट के हिसाब से ऑल इंडिया ग्रोथ रेट कितने % रहने वाला है फॉर द 2021 ईयर। ठीक है, फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट क्या होता है कि हम सारी इकॉनमी की फिगर्स को लेके एक एस्टिमेशन देते हैं कि इन्फ्लेशन क्या रहेगा, GDP क्या रहेगी, फिर उस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, ये सब तय किया जाता है। तो आपको बताना है कि इंडिया का 2020-21 में कितने % ग्रोथ रेट रहने की संभावना है बाय द एडवांस एस्टीमेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है -7.7। तो नेगेटिव रहेगी इंडिया की ग्रोथ रेट। नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। -7.7 का इंडिया की ग्रोथ रेट के लिए एस्टिमेशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ पे है। अब आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रहने की पॉसिबिलिटी है बाय द एडवांस एस्टीमेट। ये आप ग्राफ में देख पा रहे हैं कि -6.2 रहेगी एस्टिमेशन के हिसाब से आपकी हिमाचल की ग्रोथ। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हिमाचल की ग्रोथ इंडिया की ग्रोथ से ज़्यादा है या कम है। तो हिमाचल की ग्रोथ ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि फिगर्स नेगेटिव में हैं। हमारी ऑल इंडिया ग्रोथ का एस्टिमेशन -7.7 का है और हिमाचल का कितना है? -6.2 का। मतलब हिमाचल ग्रोथ रेट के मामले में बेटर पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। अगर आपसे पिछले साल की ग्रोथ पूछी जाए हिमाचल की तो वो 4.9 थी, जो कि पॉजिटिव थी। और इस बार की का एस्टिमेशन क्या है कि ये नेगेटिव रहेगी। और ये केवल हिमाचल में नहीं, बहुत सारे स्टेट्स में देखा गया है। इसका मेन रीज़न पैंडेमिक है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पर कैपिटा इनकम बतानी है हिमाचल प्रदेश की कितने लाख है 2020-21 के हिसाब से। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? 1.83 लाख पर कैपिटा इनकम है। किसकी? हिमाचल प्रदेश की। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये नेशनल लेवल की पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है या कम। तो ये ज़्यादा है, मतलब हिमाचल प्रदेश में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन। ये आप चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2011 से लेके 20 तक, मतलब 10 साल का एस्टिमेशन भी लोगे तो हर साल हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम ऑल इंडिया लेवल से हमेशा ज़्यादा रही है। तो अगर स्टेटमेंट आई कि डेकेड में पूरा पूछ लिया कि विद इन द डेकेड जो ग्रोथ रेट, जो पर कैपिटा इनकम है वो हिमाचल प्रदेश की हमेशा ज़्यादा रही है ऑल इंडिया लेवल से, तो वो बिल्कुल सही पॉइंट होगा। नेक्स्ट, ये फिगर्स में आपको क्या ध्यान रखना है? ये सेक्टर्स हैं इकॉनमी के। 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये सेक्टर्स में अब अंदर में कौन कौन से सब डिविजन्स होते हैं, एक तो आपको यहाँ पे ये पता लगेगा।
दूसरी चीज़ आपको जो पता लगेगी कि हिमाचल प्रदेश का 2019-20 में कैसा परफॉर्मेंस रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सेक्टर। तो आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, डायग्राम को बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहला ये प्राइमरी सेक्टर का डायग्राम है जिसमें आपका एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आता है, फिशिंग आता है, माइनिंग और क्वेरिंग आता है। अब अगर आप ग्रोथ देख रहे हैं तो सबसे कम ग्रोथ आप इसमें देख के बताएंगे कहाँ पे है। सबसे कम ग्रोथ आपकी माइनिंग में देखी गई है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा सेक्टर है जिसमें सबसे कम ग्रोथ देखी गई हिमाचल प्रदेश में 2019-20 में, तो वो प्राइमरी सेक्टर है, प्लस प्राइमरी के अंदर आपका माइनिंग एंड क्वेरिंग का सेक्टर है जहां ग्रोथ सबसे कम थी 4.3%। ठीक है, बाकी सब में वो ज़्यादा है कंपैरेटिव टू माइनिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। ये सारा आपका सेकेंडरी सेक्टर का पोर्शन है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आती है, कंस्ट्रक्शन आती है, इलेक्ट्रिसिटी गैस आती है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे कम ग्रोथ किसका है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, नेगेटिव ग्रोथ है किसका, इलेक्ट्रिसिटी गैस और वाटर सप्लाई का। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आए कि प्राइमरी में सबसे कम ग्रोथ किसकी है, तो माइनिंग एंड क्वेरिंग की रही है 2019-20 में हिमाचल प्रदेश की, और सेकेंडरी में इलेक्ट्रिसिटी की सबसे कम ग्रोथ देखी गई है। बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की, जो कि आपका सर्विस सेक्टर होता है मेनली। इसमें सबसे कम ग्रोथ जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में देखी गई है। ये देखिए, केवल 1.1% की ग्रोथ 2019-20 में आपकी देखी गई है इन द टर्शरी सेक्टर। तो आई होप आपको तीनों सेक्टर का पर्सपेक्टिव जो है वो क्लियर हो गया होगा विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के थ्रू समझना, डायग्राम के थ्रू बहुत ईजी रहता है। तो तीनों सेक्टर्स में क्या है, स्लो डाउन देखा गया। सेकेंडरी में किस में देखा गया, इलेक्ट्रिसिटी वाले में। प्राइमरी में माइनिंग में देखा गया। टर्शरी में आपका फाइनेंशियल सर्विसेज में देखा गया। अगला क्वेश्चन है, स्टेट की जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 1970 में केवल 7% था। इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन करी है कि 1970 में ये केवल 7% था सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो हमने पीछे देखा। तो अब आपको बताना है कि प्रेजेंटली इसका कंट्रीब्यूशन कितना है जीएसडीपी में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सेकेंडरी सेक्टर जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन करता है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अप्रॉक्सीमेशन में लेते हैं 40% अप्रॉक्सीमेटली आपका कंट्रीब्यूशन किससे होता है, सेकेंडरी सेक्टर से, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, कंस्ट्रक्शन आता है, ये सब आता है। तो 40% तक इसका शेयर जो है वो स्टेट की जीडीपी में बढ़ चुका है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा सेक्टर है इकोनॉमी का जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है स्टेट में। देखिए, मैंने आपको बताया पीछे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। उसके अंदर सब सेक्टर भी मैंने आपको बता दिए। तो अब सब सेक्टर में एग्रीकल्चर हम जानते हैं प्राइमरी में आता है, इंडस्ट्री आपका सेकेंडरी है, सर्विस आपका टर्शरी है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है। हिमाचल प्रदेश मेनली टूरिज़्म से ही कमाता है सबसे ज़्यादा। अगर हम बात करें तो सर्विस जो है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, टूरिज़्म हो गया, अलग अलग तरीके की सर्विसेज के थ्रू ज़्यादा अर्निंग होती है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है। अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो आप 43% कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का स्टेट की इकॉनमी में, ठीक है। और एग्रीकल्चर का सबसे कम है, सबसे कम आपका एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है स्टेट की इकॉनमी में, अराउंड 10%, ठीक है। और ये 1950 से कम ही होता आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसका कंट्रीब्यूशन स्टेट में कम होता गया, तो वो एग्रीकल्चर था। इंडस्ट्री और सर्विस का हमेशा कंट्रीब्यूशन बढ़ता गया है और सर्विस का सबसे मैक्सिमम है। सो आंसर नंबर 3 होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मेन ऑक्यूपेशन है हिमाचल प्रदेश के लोगों का जिसका सबसे मेजर शेयर है इकॉनमी में। इकॉनमी में इंपॉर्टेंट प्लेस है, मेजर शेयर नहीं है। देखिए, मैंने आपको पीछे बताया 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि स्टेट की जीडीपी में सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो अलग चीज़ है। एक होता है कि स्टेट के लोग कौन से सेक्टर में ज़्यादा एसोसिएटेड हैं। तो ये क्वेश्चन है कि कौन से सेक्टर में लोग ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, कौन से सेक्टर में वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन एंगेज है हिमाचल प्रदेश की। कंट्रीब्यूशन इसका स्टेट की जीडीपी में केवल 10% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर 10% का शेयर देने के बावजूद भी ऑलमोस्ट 70% प्लस पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर ही करती है हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर आपका 2 होगा। इस ग्राफ में और चार्ट में आपको जो चीज़ें समझनी है वो आप ध्यान देंगे। देखिए, इसमें बताया गया है कि एग्रीकल्चर के अंदर भी सब सेक्टर्स होते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर वाले सेक्टर्स में किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, बस हमें नोट डाउन ये करना है कि क्रॉप्स जो होती हैं उनका शेयर सबसे ज़्यादा है।
कि एग्रीकल्चर के अंदर देखिए कौन से सेक्टर हो गए, क्रॉप्स हो गई, लाइव स्टॉक भी इसी में आता है, फॉरेस्ट्री भी आपके एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, फिशिंग भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो सबसे ज़्यादा मेजर शेयर क्रॉप्स का है, क्रॉप्स के थ्रू ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका है फॉरेस्ट्री के थ्रू। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना हो तो सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन है वो क्रॉप्स का है, क्रॉप्स के बाद फॉरेस्ट्री का है, फॉरेस्ट्री के बाद लाइव स्टॉक का है और फिर फिशिंग का है। ध्यान रखिए लाइव स्टॉक एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत अच्छे से इमर्ज होके आ रहा है और इसका जो शेयर है ना वो बढ़ता ही जा रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये सब सेक्टर्स हैं किसके, एग्रीकल्चर के। सब सेक्टर प्राइमरी के अलग थे, सेकेंडरी के अलग थे, टर्शरी के अलग थे। प्राइमरी के अंडर एग्रीकल्चर भी एक सेक्टर है और ये फर्दर एग्रीकल्चर के सब सेक्टर्स हैं जिसमें क्रॉप्स का जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा है, कितना, 7.91%। नेक्स्ट क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से रिगार्डिंग है। आपको ये बताना है कि स्टेट के अंडर अब कितना हेक्टेयर और एरिया फ्रूट कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो 2020-21 में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि हम अप्रॉक्सीमेटली 1340 हेक्टेयर एरिया जो है उसमें अब फ्रूट प्लांट्स क्या करेंगे, उगाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखी है, प्लस ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था। देखिए 1950 और 51 में 792 हेक्टेयर जो लैंड था वो यूज़ किया जाता था फ्रूट्स की प्रोडक्शन के लिए, केवल 792 हेक्टेयर। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंटली 2019-20 तक कितना परसेंटेज या कितना हेक्टेयर लैंड जो है वो हॉर्टिकल्चर या फ्रूट प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है हिमाचल प्रदेश में, तो वो है आपका 2,33,300 हेक्टेयर। फ्रूट प्लांट्स 2,33,300 हेक्टेयर पे अब उगाए जाते हैं अप टू 2029 और 20 की ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। प्लस 20-21 के लिए हम 1340 हेक्टेयर और ऐड कर देंगे फ्रूट कल्टीवेशन के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये वाली योजना भी इम्पॉर्टेंट है थोड़ी सी, इसको आप ब्रीफ में समझेंगे। कृषि से संपन्नता योजना अगर पूछी जाए कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि जो क्रॉप्स होती हैं वो स्पेसिफिक एरिया पे कितना प्रोडक्शन, कितना आपको बेनिफिट दे रही हैं। और इसमें 2 क्रॉप्स सेलेक्ट की गई हैं क्योंकि एक नई वैरायटी थी हींग की जिसको डेवलप किया गया पालमपुर में, ठीक है। और वहाँ ये देखा गया कि ये हींग की जो वैरायटी है इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से क्या है, फेवरेबल कल्टीवेशन हो रहा है और क्लाइमेट को कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो रहा। सिमिलरली एक सैफरॉन है, केसर जिसे कहते हैं, वो भी हिमाचल प्रदेश के क्लाइमेट के हिसाब से बहुत ही फेवरेबल तरीके से वर्क कर रही है। मतलब क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप्स आप इनको कह सकते हो, ठीक है। तो इन 2 क्रॉप्स को देखते हुए, हींग और सैफरॉन को देखते हुए कि किस तरीके से हम फेवरेबल कल्टीवेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, स्टेट गवर्नमेंट ने 2020-21 में ये कृषि से संपन्नता योजना जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए शुरू किया काम। इसके लिए 5 करोड़ का बजट ऑलरेडी 2020-21 में दिया जा चुका है। तो अगर क्रॉप्स पूछी जाएं, ठीक है, कौन सी 2 मतलब ऐसी क्रॉप्स हैं जिससे ये शुरू हुई थी, तो वो हींग और सैफरन होगी। अगला क्वेश्चन हिमाचल की हाइड्रो पावर पॉलिसी पे है। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि 2 मिलीवॉट से अगर कम के हाइड्रो पावर प्लांट होंगे तो उनके लिए केवल हिमाचल प्रदेश के जो रेजिडेंट हैं वही बिडिंग कर सकेंगे, बोली लगा सकेंगे। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि 2 अगर मेगावाट से नीचे के प्लांट्स की बोली लगनी है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो उसमें हिमाचल प्रदेश के रेजिडेंट ही लगा पाएंगे। सेकंड कहता है कि 5 मेगावाट के जो प्लांट होंगे उसके लिए हिमाचल प्रदेश के रेजिडेंट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस जैसे कि 5 मेगावाट में बहुत सारी स्टेट्स के लोगों ने बोली लगाई तो हिमाचल प्रदेश वालों को पहले कंसिडर किया जाएगा, उनकी बात पहले सुनी जाएगी। तो ये दोनों ही पॉइंट सही हैं आपके। ये है आपकी हिमाचल हाइड्रो पावर पॉलिसी से रिलेटेड। तो आपका सही आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिखर की और हिमाचल ऐप किस चीज़ से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो ये जो आपकी ऐप है ये आपकी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए रिलेटेड है। इसको आप ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने के लिए ये शिखर की और हिमाचल ऐप जो है वो डेवलप की गई है, जिसमें आप घर बैठे जगह जगह पे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का कैसा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, स्कीम्स का काम कैसा चल रहा है, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ई गवर्नेंस का एक रिफॉर्म भी बोल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में है। इसके अंडर आपको ये बताना है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना अमाउंट देगी सीनियर सिटीजन को, पर सीनियर सिटीजन कितना अमाउंट दिया जाएगा। और ये जो कवरेज है स्कीम का, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के जो आपके स्मार्ट कार्ड होल्डर्स हैं उनको भी कवर करेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की बीमा योजना थी, लेकिन अब ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर है। इसके अंतर्गत बीपीएल कैटेगरी में जो भी आपके लोग होते हैं उनको क्या दिया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो अब बीपीएल कैटेगरी वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वाले जो भी लोग हैं उनको, जिनके पास स्मार्ट कार्ड होल्डर्स है, उनको इस सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में भी कवर किया जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। तो अमाउंट कितना है, आपका सही आंसर है 30,000। 30,000 पर सीनियर सिटीजन दिया जाएगा अंडर द सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के स्मार्ट कार्ड होल्डर्स भी इसमें कवर होंगे। अगला क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश मेधा प्रोत्साहन योजना के बारे में है कि ये योजना किस चीज़ से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने 12th क्लास और ग्रेजुएशन में मेरिट हासिल करी है उनको 1 लाख रुपए का असिस्टेंस दिया जाएगा। तो अगर इस तरीके से पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश मेधा प्रोत्साहन योजना किस फील्ड से एसोसिएटेड है, तो ये आपकी एजुकेशन से एसोसिएटेड है। अगला क्वेश्चन मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के बारे में है। ये हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। आजीविका मतलब लाइवलीहुड का गारंटी देना। ऐसी ही एक सेंट्रल लेवल पे स्कीम है एमजी नरेगा, ठीक है, जिसमें भी लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो देखिए, ये इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो इसमें किनको आजीविका देगी, रूरल हाउस होल्ड को, गाँव के लोगों को। तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि अगर आप योजना का नाम देखोगे तो ये है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका। तो अर्बन हाउस होल्ड जो कि शहरों में लोग रहते हैं उनको लाइवलीहुड सिक्योरिटी दी जाएगी। पहला पॉइंट गलत है। सेकंड पॉइंट कहता है कि इसमें 120 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन केवल हो गया 2। देखिए, क्वेश्चन इसका एमजी नरेगा से कंपेयर करके भी पूछा जा सकता है। जो आपका एमजी नरेगा है उसमें आपको 100 दिन की गारंटी एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, प्लस उसमें रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो अगर डिफरेंस पूछा जाए एमजी नरेगा का और मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना का, तो बस इतना सा है कि एमजी नरेगा रूरल एरिया को कवर करता है और 100 दिन का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन मुख्यमंत्री शहरी जो है वो अर्बन एरिया को कवर करके 120 दिन का आपको एम्प्लॉयमेंट देता है। अगला क्वेश्चन ई उद्यान पोर्टल से संबंधित है। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का ये पोर्टल जो है ये किस फील्ड के वेलफेयर के लिए एसोसिएटेड है। तो इस पोर्टल के अंतर्गत फार्मर्स का वेलफेयर इंश्योर किया जाएगा। इसमें फार्मर्स अगर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी टेक्नोलॉजी से एसोसिएट होना चाहते हैं तो वो घर बैठे ऑनलाइन तरीके से एसोसिएट हो सकते हैं और हॉर्टिकल्चर में खुद को और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो ई उद्यान पोर्टल आपका फार्मर्स की प्लस हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी इनमें से ऐसी स्कीम है जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की नहीं है। पहली है बेटी है अनमोल, दूसरी है मदर टेरेसा आशा मैत्री संभाल योजना, तीसरी है विशेष महिला उत्थान योजना और चौथी है घरों की पहचान छैलिक नाम। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि घरों की पहचान छैलिक नाम जो है वो आपकी उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीम है, ना कि हिमाचल प्रदेश की। बाकी तीनों आपकी हिमाचल प्रदेश की स्कीम्स हैं। इनको थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। देखिए, बेटी है अनमोल में क्या किया जाएगा, गर्ल चाइल्ड के बर्थ पे 12,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, प्लस बीपीएल कैटेगरी की जो लड़कियां होंगी उनको एजुकेशन फ्री दिया जाएगा अप टू ग्रेजुएशन। मदर टेरेसा आशा मैत्री संभाल योजना के अंतर्गत जो भी डेस्टिट्यूट विमेन होती हैं या विडोज होती हैं उनको 6,000 रुपया हर साल दिया जाएगा। विशेष महिला उत्थान योजना ऊना डिस्ट्रिक्ट में चलाई जाती है, जिसमें विमेन को रिहैबिलिटेट करने के लिए 3,000 रुपये पर मंथ अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो ये तीनों आपकी हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान था जिसमें हिमाचल प्रदेश ने अपनी हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ जो है वो देखी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने डायरेक्टली ये चीज़ मेंशन करी थी, तो आपको बताना है ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान था हिमाचल प्रदेश का जिसमें हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रोथ देखी गई। तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें, आपका 7th प्लान जो था, ठीक है, हमें सबको पता है 5 ईयर प्लान्स थे, ठीक है, और 12th प्लान जो था वो एक तरीके से आप आखिरी बोल सकते हैं क्योंकि उसके बाद प्लानिंग कमीशन जो था उसको डीकमीशन करके नीति आयोग बन गया। तो 7th प्लान में हिमाचल प्रदेश की सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ देखी गई थी। और अगर बात करें कि इंडिया की कौन से प्लान में सबसे ज़्यादा ग्रोथ थी, तो वो 11वें प्लान में थी जो कि 8% थी। 7th प्लान में हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ जो थी वो अप्रॉक्सीमेटली 8.8% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12th 5 ईयर प्लान में हिमाचल प्रदेश का ग्रोथ रेट जो था वो कितना था, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें, 7.2% हिमाचल प्रदेश का 12वें 5 ईयर प्लान में क्या था, ग्रोथ रेट था। और अगर इंडिया की बात करी जाए तो 12वें 5 ईयर प्लान में इंडिया का ग्रोथ रेट 7.1% था। इंडिया का भी इम्पॉर्टेंट है और हिमाचल प्रदेश का भी इम्पॉर्टेंट है। तो 12th 5 ईयर प्लान में अगर पूछा जाए कि किसका ग्रोथ रेट ज़्यादा था, हिमाचल प्रदेश का या फिर इंडिया का, तो हिमाचल प्रदेश का ज़्यादा था। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि अब कौन सा ऐसा सेक्टर एग्रीकल्चर का जो कि अब एग्रीकल्चर का सब सेक्टर नहीं रहा। मैंने आपको पिछले में बताया कि एग्रीकल्चर के कुछ एक सब सेक्टर्स हैं जैसे फॉरेस्ट्री, लाइफ स्टॉक, तो ऐसा एक सेक्टर जो कि हॉर्टिकल्चर है जिसको अब अपने आप में एक अलग सेक्टर मानने का सोचा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि इसका जो शेयर है एग्रीकल्चर में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसने GSDP में यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत क्या है, हाई कर दिया है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा ऐसा टैक्स है जिसका हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट शेयर है। टैक्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम पे लगता है और प्रॉफिट पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ कि आपने होलसेलर से कोई चीज़ खरीदी, रिटेलर से कोई कपड़ा खरीदा, उसको उस कपड़े पर जो टैक्स लगा था उसने उस टैक्स को आपको प्रोडक्ट पे लगा के दे दिया, तो इनडायरेक्टली उसको पे करने वाले आप हो, ना कि वो कपड़ा बेचने वाला। तो सिमिलरली जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें इनकम आप कमाए हो तो आप ही इनकम टैक्स पे करोगे, तो जो पेई होता है, ठीक है, वही टैक्स पे करता है, उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट में जो पेई होता है वो डिफरेंट होता है जिस पे टैक्स लगाया जाता है उससे। तो सबसे ज़्यादा टैक्स में शेयर जो है वो हिमाचल प्रदेश में किसका है, GST का। मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स के थ्रू हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा टैक्स कमाता है। और अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 2370 करोड़ पिछले साल इसी से हिमाचल प्रदेश में टैक्स में कंट्रीब्यूट हुआ। सेकंड नंबर पे आपका स्टेट एक्साइज है और थर्ड नंबर पे आपका वैल्यू एड टैक्स है जो कि हिमाचल प्रदेश में कंट्रीब्यूशन करता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कहा गया है कि 49,131 करोड़ है, जिसमें आपको बताना है किस टाइप के एक्सपेंडिचर का सबसे ज़्यादा शेयर है। अगर आपने इकॉनमी के बेसिक करे हैं तो आपको पता होगा एक्सपेंडिचर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिवेन्यू, एक होता है कैपिटल। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसके थ्रू आप सैलरीज, पेंशन, सब्सिडी ये सब का खर्चा उठाते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है सरकार ने कोई फैक्ट्री लगा दी, कोई एसेट बना दिया जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कोई सड़क बना दी, नहर बना दी, वो सब कैपिटल के अंडर आता है। ध्यान रखिए, हमेशा कोई भी सरकार हो, चाहे इंडिया की लेवल की हो, चाहे कोई भी हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा हमारा क्या है, कम ही रहता है एज़ कम्पेयर टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम लोग सब्सिडी, सैलरीज, पेंशन, सोशल वेलफेयर स्कीम में ज़्यादा पैसा देते हैं, तो इस रिगार्डिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा रहता है। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश का भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का शेयर, रिवेन्यू में खर्चे का शेयर सबसे ज़्यादा है। आप एस्टिमेशन लगाइए कि 57% के अप्रॉक्सीमेट जो खर्चा है हिमाचल प्रदेश की सरकार जो खर्चा करती है उसमें 57% खर्चा वो केवल सैलरी, सब्सिडी, पेंशन ये सब देने में ही हो जाता है। कैपिटल का बचा हुआ शेयर जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू रिवेन्यू। तो आंसर आपका 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 के टाइम हिमाचल प्रदेश का रिकवरी रेशो क्या था, आपको ये बताना है। तो ये बहुत ही अचीवेबल फिगर आप कह सकते हो। हिमाचल प्रदेश का रिकवरी रेशो कोविड से अप्रॉक्सीमेटली 97.6% था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मेजर्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने लिए, जिसको आप ब्रीफ में देख सकते हो। लॉकडाउन किया गया, फिर आइडेंटिफिकेशन किया गया जो भी पेशेंट्स थे, सोशल सपोर्ट सिस्टम जो है वो दिया गया, रिसोर्स को मोबिलाइज किया गया, सैलरी कट करी गई एमएलएस की ताकि फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा सकें, अफेक्टेड एरियाज़ में रिलीफ दिया गया। ये देखिए लेबर मोबिलाइजेशन भी चलाया गया यूपी और नेपाल के साथ मिलके, क्योंकि माइग्रेट्स जो थे वो अपने एरिया में वापस आ रहे थे, तो यूपी और नेपाल के साथ मिलके हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये कोऑर्डिनेशन भी चलाया। रिकवरी के लिए भी इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए, ठीक है। होटल्स को कन्वर्ट किया किसमें, कोविड के फैसिलिटी के रूम में, तो ये सारे इनिशिएटिव के थ्रू इन्होंने अपना रिकवरी रेट हाई रखा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड में आपको सबको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो तय किए गए हैं कि हम 2030 तक अचीव करेंगे, जिसके अंतर्गत 17 गोल्स हैं और 169 आपके टारगेट्स हैं। ध्यान रखेंगे 17 गोल्स हैं SDG के अंडर, टारगेट कितने हैं 169, और ये 1 जनवरी 2016 को अडॉप्ट किए गए थे, जिसमें से SDG इंडेक्स के अंतर्गत केवल और केवल 62 टारगेट्स को क्या है मैप किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि 62 टारगेट्स में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स का। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सारे टारगेट्स पे देखा जाता है कि कैसे इंडिया की स्टेट्स अचीव कर रही हैं, तो वो गलत होगा। SDG इंडेक्स आपका सिर्फ और सिर्फ 62 टारगेट्स को मैप करता है। तो ये इंडेक्स कौन लॉन्च करता है ये आपको बताना है। तो ये इंडेक्स आपका नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, जिसमें देखा जाता है कि हर एक स्टेट किस तरीके से काम कर रही है ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाए। 17 गोल्स हैं और टारगेट कितने हैं 169। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने रिप्लेस किसको किया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में मोस्ट ऑफ द चीज़ें कैसी थी कि हम हंगर को कम करेंगे इतने % तक, हम पॉवर्टी को कम करेंगे इतने % तक, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या है कि हम ख़त्म कर देंगे पॉवर्टी को, हम ख़त्म ही कर देंगे हंगर को। तो ये गोल्स जो हैं वो ज़्यादा इस तरीके से बनाए गए कि हमें हर एक चीज़ को सही करते हुए चलना है, उसको डिक्रीज़ नहीं करना, अब ख़त्म ही करना है जो भी ख़राब चीज़ चल रही है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ऑफिशियल नेम क्या है, तो इसका ऑफिशियल नेम है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इसका ऑफिशियल नाम है, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन SDG इंडेक्स पे है। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का रैंक जो है वो SDG इंडेक्स में कौन से नंबर का रैंक रहा है। ये केरला के बाद है, सेकेंड नंबर पे रहा है आपका हिमाचल प्रदेश, केरला आपका फर्स्ट रहा है, ठीक है। आंसर आपका 1 है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि 2018-19 के रैंक में आपका जो हिमाचल प्रदेश था वो भी फर्स्ट था और केरला भी फर्स्ट था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश सेकेंड नंबर पे रहा है 2019-20 के इंडेक्स में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी ऐसी डिपार्टमेंट है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प कर रही है, तो वो आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम कैसे अचीव करेंगे, किस तरीके का फ्रेमवर्क रहेगा, उस सब की इन्फॉर्मेशन प्लानिंग डिपार्टमेंट डिसाइड करती है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने दृष्टि हिमाचल 2030 जो है वो एक डॉक्यूमेंट बनाया है। अगर क्वेश्चन आए कि दृष्टि हिमाचल 2030 किससे एसोसिएटेड है, तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे अचीव किया जाएगा उससे एसोसिएटेड है। इसमें केवल 16 गोल्स दिए गए हैं जिनको हम 2022 तक अचीव करेंगे। हम सबको पता है 2030 तक हमें गोल्स अचीव करने हैं। हिमाचल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 16 गोल्स को हम 2022 तक अचीव करेंगे, लेकिन एक गोल छोड़ दिया गया है जिसको 2022 तक शायद अचीव नहीं किया जा सकता। तो आपको वो गोल बताना है जो 2022 तक अचीव नहीं किया जा सकता, जो कि हिमाचल के दृष्टि हिमाचल 2030 वाले डॉक्यूमेंट में क्या है, नहीं मेंशन किया गया। तो वो आपका गोल है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 14। SDG 14 जो है, ठीक है, वो कवर नहीं किया गया दृष्टि हिमाचल 2030 में, जिसको कि 2022 तक अचीव किया जाएगा। ये देखिए ये गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। 14 वाला गोल है लाइफ बिलो वाटर। ये वाला जो गोल है इसको मेंशन नहीं किया गया दृष्टि वाले डॉक्यूमेंट में, क्योंकि इसको हम शायद 2022 तक अचीवेबल नहीं बना सकते, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर का मतलब कि हम मैरीन एनवायरनमेंट को भी रिस्टोर करेंगे, हम बायोडाइवर्सिटी का पूरे से ध्यान रखेंगे। हर एक गोल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। थोड़े से आप इसको इस तरीके से करेंगे किसी ट्रिक के साथ तो याद रखेंगे।
पहला है पॉवर्टी, हमारे देश में बहुत गरीबी है तो हम पॉवर्टी को मिटाएंगे, नो पॉवर्टी। अब गरीबी है तो हंगर भी बहुत है तो ज़ीरो हंगर सेकंड गोल है। थर्ड है जब हंगर ख़त्म हो जाएगा तो हम अच्छी हेल्थ देंगे लोगों को, गुड हेल्थ। फोर्थ में हम अच्छी हेल्थ के बाद उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, फिर हम उन्हें सिखाएंगे जेंडर इक्वालिटी क्या होती है। जब वो ये सीख जाएंगे तो हम उन्हें साफ़ वाटर देंगे, सैनिटेशन देंगे। उसके बाद हम उन्हें क्लीन एनर्जी के बारे में बताएंगे ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट की जा सकें। फिर हम उन्हें बताएंगे डिसेंट वर्क जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कैसे अचीव किया जा सकता है सस्टेनेबल वर्क के थ्रू, जिससे इन्वायरमेंट को भी हार्म ना हो। 9th जो है वो आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। 10th आपका है इनइक्वालिटीज़ को हमें हर एक तरीके से ख़त्म करना है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो। 11th है जिसमें हम सिटीज़ को सस्टेनेबल बनाएंगे, ठीक है। सिटीज़ मतलब जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ग्रीनरी भी रहनी चाहिए, पूरी तरह से उनको हीट आइलैंड नहीं बनने देंगे। 12th है आपका कि हम कंजम्पशन और प्रोडक्शन को क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे ताकि अर्थ के रिसोर्सेज ख़त्म ना हो पाएँ। 13th बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एक्शन के रिगार्डिंग है। 14th हमें पता है लाइफ बिलो वाटर। 15th आपका है लाइफ ऑन लैंड, लैंड के ऊपर हम लाइफ को और भी ज़्यादा सर्वाइवेबल बनाएंगे। 16th है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करेंगे। 17th है कि पार्टनरशिप करेंगे गोल्स के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। तो ये आपके 17 क्या हैं, गोल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक गोल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। मैच द कॉलम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स से। ये आपको बताना है ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करती है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, और ये सबसे पहले 19 जनवरी 2019 को शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। इसको क्या है, शुरू किया था हिमाचल प्रदेश ने, ये इसको क्या करती है, लॉन्च करती है। इस डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में आपको बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया। यहाँ आप चार्ट में देख पा रहे हैं, फर्स्ट कौन आया है, बिलासपुर। तो बिलासपुर आपका सही आंसर होगा। प्राइज़ भी दिया जाता है जिस डिस्ट्रिक्ट ने बढ़िया तरीके से गवर्न किया अपने डिस्ट्रिक्ट को, तो वो है प्राइज़ फर्स्ट वाले को कितना दिया गया, 50 लाख रुपया बिलासपुर को मिला फॉर गवर्निंग द डिस्ट्रिक्ट इन अ बेटर मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन कितना है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एक रिपोर्ट होती है, ठीक है, सर्वे होता है जिसमें रिपोर्ट इशू की जाती है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में बढ़िया तरीके से फीमेल जो हैं वो पार्टिसिपेशन करती हैं इकॉनमी में, लेबर वर्कफोर्स ज़्यादा है फीमेल्स की। तो ये अप्रॉक्सीमेटली है 44.6%। देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारी ऑल इंडिया लेवल पे जो फीमेल की पार्टिसिपेशन है वो केवल 17.6% है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की ये है 44.6%, जो कि ऑल इंडिया लेवल से बहुत ज़्यादा है। हमारे जो आसपास के राज्य हैं, चाहे हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, पंजाब, इन सब में भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा नहीं है फीमेल्स का एज़ कम्पेयर टू हिमाचल। तो हिमाचल 44.6% महिलाएं हैं हिमाचल प्रदेश की जो कि लेबर फोर्स में हिस्सा लेती हैं। सो आंसर नंबर 2 विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में लगातार 4 बार फर्स्ट रहा है अपने रैंक में। तो ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है वो कौन लॉन्च करता है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स एक्चुअल में है क्या, ये देखता है कि किस तरीके से पब्लिक डीलिंग जो है वो कंट्री में चल रही है, प्रॉपर तरीके से कंट्री को गवर्न किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, कितना सिटीजन फ्रेंडली काम हो रहा है पूरे कंट्री में। तो इसमें हिमाचल प्रदेश लगातार फर्स्ट नंबर पे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये रिलीज़ कौन करता है, ये आपका पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा रिलीज़ किया जाता है जो कि बेंगलुरु में है। पब्लिक अफेयर सेंटर क्या है, ये एक तरीके का थिंक टैंक है, नॉट फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक आप इसे कह सकते हैं, जो कि आपका पब्लिक अफेयर इंडेक्स को लॉन्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में है। ये हिमाचल प्रदेश की ही स्कीम है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि इस स्कीम के अंतर्गत हम 1.5 लाख रुपया पुअर फैमिलीज को देंगे जिनको नेचुरल कैलेमिटी से क्या हुआ है, लॉस हुआ है, जैसे डिजास्टर्स कोई भी होते हैं, अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड आ गया, उसके हिसाब से पुअर फैमिलीज को 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा इस आवास योजना के तहत। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इसके एडिशनल में गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो इस साल में 1000 हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करेगी। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। डिज़ास्टर के थ्रू जो भी घर ख़त्म हो जाते हैं उनको
दोबारा से लोगों को वहाँ पे रिहेबिलिटेट करने के लिए भी ये चीज़ शुरू की जा रही है कि 1000 घर जो हैं वो इस साल बनाए जाएंगे और 1.5 लाख रुपया पुअर फैमिलीज़ को दिया जाएगा जो भी नेचुरल कैलेमिटी से इफ़ेक्ट हो जाती हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम के बारे में है। ये हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। आपको बताना है कि इस स्कीम के अंतर्गत कितने लाख रूरल वुमेन को क्या है सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम किनको टारगेट करती है, तो ये आपकी विमेन को मेनली टारगेट करती है ताकि उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा सके और उनको एमजी नरेगा जो मैंने आपको पीछे बताया उसके अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट भी दिया जा सके। रूरल एरिया में स्पेसिफिक फोकस किया जाएगा। तो इसमें आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख विमेन को क्या है सेल्फ सफिशिएंट बनाने की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, एक बूटा बेटी के नाम स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है, ये आपको बताना है। बहुत ही फेमस स्कीम है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, डॉटर्स और फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी कि दोनों को हमें बचा के रखना है, कंजर्व करना है, ठीक है। इससे फीमेल फेटिसाइड के केसेस भी रुकेंगे। एक बूटा बेटी के नाम से क्लियर हो जाता है कि जिस भी फैमिली में गर्ल चाइल्ड का बर्थ होगा उनको किट के साथ क्या दिया जाएगा, सैपलिंग दी जाएगी, एक पौधा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टेट में वो 3 बैंक को दी गई है। पहले आप समझिए लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ये अप्रॉक्सीमेटली 1969 की स्कीम है जिसके अंतर्गत कुछ बैंक्स को डिस्ट्रिक्ट्स का क्या बना दिया जाएगा, हेड या लीड बना दिया जाएगा। वो तय करेंगे कि उस डिस्ट्रिक्ट में क्रेडिट कैसे मतलब सर्कुलेट होगा, किस तरीके से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएंगे, किस तरीके से वहाँ पे म्यूचुअल फंड या कोई भी मतलब स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी, बैंकिंग के प्रोविज़न को कैसे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो इसी के अंतर्गत क्या किया जाता है, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके एक बैंक को उसका लीड बना दिया जाता है। तो स्टेट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में अभी 3 ही बैंक है जो कि लीड बैंक की भूमिका निभा रहे हैं। आपको बताना है इन 4 में से वो कौन सा बैंक है जो कि लीड बैंक नहीं है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। ICICI बैंक जो है वो आपका लीड बैंक नहीं है। बचे हुए 3 बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों आपके लीड बैंक की भूमिका निभा रहे हैं। किसके अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस कौन सी बैंक की हैं, तो वो हैं पंजाब नेशनल बैंक की। अगर ये पूछा जाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बैंक्स हैं, तो वो आपका है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बैंक्स हैं। और सबसे कम आपके जो बैंक हैं वो लाहौल स्पीति में हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर है ICICI बैंक, जहाँ पे जो कि लीड बैंक की भूमिका नहीं निभा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में है। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। ध्यान रखिए, इनकरेक्ट बताना है। पहला है कि इस स्कीम के अंतर्गत हम क्या करेंगे, वो सेगमेंट जिनको कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्कोप नहीं मिला, इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, जैसे कि SC ST वीमेन, उनको हम क्या देंगे, स्कोप देंगे, इनकरेज करेंगे ताकि वो भी बिजनेस की कैटेगरी में आगे आ सके। ये बिल्कुल सही चीज़ है। सेकंड कहता है कि इसके अंतर्गत 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन जो है वो दिया जाएगा, जिसमें एक जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का इंसान होना चाहिए जिसको ये लोन दिया जाए, और एक बोरोअर जो है वो विमेन होनी चाहिए। मतलब जो लोन दिया जाएगा इतनी अमाउंट का, उसमें एक आपकी विमेन होगी और एक आपका SC या ST कैटेगरी का पर्सन होना चाहिए। तो इनकरेक्ट जो है वो कोई भी नहीं है, इसका आंसर 4 है। दोनों ही आपकी सही स्टेटमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है आपका RIDF के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंड है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये 1995 में शुरू हुआ था। आपको बताना है कि ये फंड किसका है एक्चुअल में। इस फंड के अंतर्गत क्या किया जाएगा, ये नाबार्ड का फंड है। नाबार्ड स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसा देगा, ठीक है। और ये RIDF एक्चुअल में कैसे बना, ये आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। PSL अगर आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। तो ये टारगेट होते हैं, RBI टारगेट देता है हर एक बैंक को कि वो इतने % इस कैटेगरी में पैसा देगा, जैसे एजुकेशन स्टूडेंट्स को पैसा देगा, एग्रीकल्चरल लेबरर्स को पैसा देगा, कुछ % आपको देना पड़ेगा। तो इंडियन बैंक्स के लिए है कि 40% उनको अपने लोन्स का हिस्सा PSL कैटेगरी में देना पड़ेगा। अगर वो 40% नहीं दे पाते तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो नाबार्ड के पास इस फंड में चला जाता है। तो नाबार्ड स्टेट गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होता है जिनको की ज़रूरत है अपने एरियाज़ को डेवलप करने के लिए, स्पेसिफिकली रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, तो वहाँ पे नाबार्ड ये फंडिंग जो है वो उनको देता है।
तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, नाबार्ड के कुछ एक और इनिशिएटिव हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इसका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अगर ये पूछा जाए कि नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी कौन सी है एडेप्टेशन फंड की, ग्रीन क्लाइमेट फंड की, जो कि UNFCCC के अंडर सेटअप किए गए, तो वो आपकी नाबार्ड है। UNFCCC एक तरीके की कन्वेंशन है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ये आपने इन्वायरमेंट के बेसिक में पढ़ी होगी। तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो नाबार्ड है, नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी इनके फंड्स की। और नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज जो है वो सेटअप किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। इस फंड की भी आपकी जो इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है वो नाबार्ड ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाए हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में, तो नाबार्ड ने 20 करोड़ रुपया जो है वो सस्टेन्ड लाइवलीहुड ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कम्युनिटी इन ड्राउट प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए दिया है। जिस भी जगह पे हिमाचल प्रदेश में ड्रॉट आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, वहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए और लोगों को लाइवलीहुड देने के लिए, जिससे कि इन्वायरमेंट को भी हार्म ना हो और लोग भी वहाँ पे सर्वाइव कर सके, नाबार्ड ने 20 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के ऐसे डिस्ट्रिक्ट को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोर इन्फ्लेशन के बारे में है। आपको बताना है कि कोर इन्फ्लेशन में इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो इंक्लूड नहीं होती है। कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन से डिफरेंट होता है। तो देखिए, कोर मतलब वो इन्फ्लेशन जो कि थोड़ा स्टेबल रहे, जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो। तो इसका आंसर होगा 2। अगर हम ध्यान दें, फूड और पेट्रोल ये सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, इनके प्राइस बढ़ते घटते रहते हैं। तो इसको निकाल के हेडलाइन इन्फ्लेशन में से अगर मैं फूड आइटम को माइनस कर दूं तो कोर इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि WPI, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, ये DPIT के द्वारा लॉन्च किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है। अगर CPI मतलब आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की जाए, कौन सा रूरल, अर्बन और कंबाइंड, ये आपका NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया जाता है। अगर बात की जाए CPI, जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबर से एसोसिएटेड, इन 3 CPI को कौन लॉन्च करता है? आपका लेबर ब्यूरो लॉन्च करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर है। WPI आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया जाता है। रूरल, अर्बन और कंबाइंड CPI आपका कौन लॉन्च करती है? आपकी NSO करती है। नेक्स्ट ग्राफ में बस आपको देखना है कि हिमाचल प्रदेश में CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कैसा रहा है, ये इन्फ्लेशन का कॉन्टेक्स्ट कैसा रहा है। ध्यान रखिए, इंडिया में अगर देखा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा इन्फ्लेशन मेज़र जो है वो यूज़ किया जाता है, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये RBI ने डिक्लेयर किया था कि हम CPI के थ्रू देखेंगे कि कितना इन्फ्लेशन हमारे कंट्री में चल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश का जो CPI है, अगर आप देख पा रहे हैं, 3 तरीके में है, एक रूरल है, एक अर्बन है और एक कंबाइंड है, इन्हीं दोनों का। इसको लॉन्च कौन करता है? मैंने पीछे बताया आपको, NSO इसको लॉन्च करती है। तो अगर देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले अर्बन वाला, ये 19-20 में आपका पिछले साल के कंपैरिजन में कम रहा है, मतलब इन्फ्लेशन कम हुआ है CPI अर्बन वाला। सिमिलरली आपका रूरल वाला इन्फ्लेशन भी 3.1 से घट के 2 हुआ है। और अगर कंबाइन की बात की जाए, रूरल और अर्बन दोनों, तो ये भी 3.5 से आपका 2.5 हुआ है, मतलब डिक्रीज़ हुआ है आपका इन्फ्लेशन हर कॉन्टेक्स्ट में हिमाचल प्रदेश में। और अगले एस्टिमेशन में 2021 में ये कहा जा रहा है कि ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, चाहे वो रूरल हो, चाहे अर्बन हो, चाहे कंबाइंड हो, बस इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि ये बढ़ेगा। लेकिन 2019-20 में ये कम रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। कंबाइन वाले का फिगर ध्यान रख सकते हैं कि पहले 3.5 था, अब पिछले साल में वो कम होकर 2.5 हो गया। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा स्टेट है कंट्री का जहां की 89.9 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 90% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहती है, ग्रामीण इलाकों में रहती है। ये सेंसस 2011 के हिसाब से है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सीधी इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन की गई थी। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पे 90% पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरियाज़ में रह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। ये जो स्कीम है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम के अंडर लॉन्च की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग।
इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश ने अपनी प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना को क्या किया, लॉन्च किया। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है क्या, जिसमें हम ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके अपनाएंगे और हम केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 1 जो है वो सही है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है, तो वो आपकी हिमाचल प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसके 3 कंपोनेंट हैं, आपको बताना है कि इन 4 में से वो कौन सा कंपोनेंट है जो इसका पार्ट नहीं है। ये मिशन जो है वो क्लाइमेट चेंज के जो 8 मिशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लॉन्च किए थे उनमें से एक मिशन है आपका, कौन सा, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, 8 मिशन जो थे वो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इशू किए थे। नेशनल मिशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो आपका पार्ट नहीं है वो है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका पार्ट नहीं है। बचे हुए 3 इसके पार्ट हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर। तो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट इसका पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि रेनफेड एरियाज़ के अकॉर्डिंग ही हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम वहाँ क्रॉप्स उगाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पानी नहीं है और अब पानी से भरी क्रॉप वहाँ पे उगा रहे हैं। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में हम सॉइल की हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत हम वाटर को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, चाहे हम जैसे कि हम ड्रिप इरीगेशन यूज़ करेंगे, स्प्रिंकल इरीगेशन यूज़ करेंगे। ड्रिप इरीगेशन मतलब फुहारे लगा के डायरेक्टली पानी ट्यूबवेल से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये तीनों इसके पार्ट हैं। और जो चौथा इसका पार्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है वो है आपका क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वो भी इसका पार्ट है। अगर बात करें सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट की, तो इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हिमाचल प्रदेश में हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपकी सॉइल टेस्टिंग लैब है, सॉइल को टेस्ट करने वाली लैब है। लेकिन अगर पूछा जाए कौन सी ऐसी जगह है जहां वो लैब नहीं है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये लैब है, लेकिन ये लाहौल और स्पीति में ये लैब नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में आपकी सॉइल टेस्टिंग लैब की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन फॉडर प्रोडक्शन पे है, चारे से रिगार्डिंग। मैंने आपको पीछे बताया कि लाइवलीहुड जो आपका लाइव स्टॉक है उसका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपकी खेती में, तो इसी के रिगार्डिंग हमें चारे की मात्रा भी जो है वो स्टेट में बढ़ानी पड़ेगी ताकि पशुपालन और अच्छे से हो सके। इसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम है उत्तम चारा उत्पादन योजना। हम अच्छे तरीके से चारे को क्या करेंगे, उत्पादित करेंगे ताकि फॉडर जो है वो बढ़िया तरीके से प्रोड्यूस हो और क्लाइमेट को हार्म नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो घास फूस है, जो चारा है वो ख़त्म हो जाए और हम उसको रिस्टोर करने की कोशिश ना करें। तो कितने हेक्टेयर एरिया जो है वो फॉडर प्रोडक्शन के अंडर लाया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट में, ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर है 42,000 हेक्टेयर जो एरिया है उसमें हम ये उत्तम चारा उत्पादन योजना क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इतने एरिया को फॉडर प्रोडक्शन के अंडर लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन है जल से कृषि को बल के बारे में। अगर पूछा जाए जल से कृषि को बल योजना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है, तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश की है। ये किससे एसोसिएटेड है आपको ये बताना है। तो ये आपकी योजना है चेक डैम और पॉन्ड्स को बनाने के लिए, कि हम डैम्स बनाएंगे, छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाएंगे ताकि वाटर को हम क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। ठीक है, 83 स्कीम चेक डैम्स और पॉन्ड्स इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे और अगले 5 साल के लिए 250 करोड़ रुपया इस स्कीम के अंतर्गत दिया गया है। ध्यान रखिए इसका पूरा खर्चा, इस स्कीम का पूरा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बियर किया जाएगा, सारा खर्चा सरकार करेगी। किस चीज़ के लिए, जल से कृषि को बल योजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम के बारे में है, जिसको दूध गंगा योजना भी कहा जाता है। ये भी हिमाचल प्रदेश की है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि इस स्कीम के अंतर्गत कोलैबोरेशन किससे किया गया है, नाबार्ड से किया गया है। हमने पीछे देखा नाबार्ड ने ऑलरेडी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में भी कोलैबोरेशन किया, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड फंड में भी कोलैबोरेशन किया, और अब ये दूध गंगा स्कीम में भी इसका कोलैबोरेशन है। कब से, 2009 से। ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड है कि बैंक जो है इसमें 20 लाख रुपए का आपको लोन देगा अगर कोई मिल्क कूलिंग के इक्विपमेंट खरीदना चाहता है, चाहे वो बड़े बड़े कूलर्स हों, एसी हों, मिल्क के लिए बड़े बड़े कूलर्स आते हैं, उनके लिए 20 लाख का आपको क्या है, लोन दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं अंडर द दूध गंगा योजना। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है पॉइंट जो कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ध्यान रखिए इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कैसे,
पहले 2 पॉइंट्स जो हैं कि इसमें हम अपनी इंडिजिनस ब्रीड को बढ़ाएंगे ताकि हम मिल्क की प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ा सकें, बिल्कुल सही पॉइंट था। सेकंड कहता है कि हम जो साहिवाल और रेड सिंधी वगैरह जो हमारी ब्रीड्स हैं कैटल की, उनको और भी ज़्यादा अपग्रेड करेंगे, ठीक है, ताकि वो डिजीज़ के अगेंस्ट और फाइट करके बढ़िया प्रोडक्टिविटी दे सकें। ये पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट कहता है कि हम हर एक विलेज में गोकुल ग्राम या गोकुल विलेज सेटअप करेंगे। ये पॉइंट गलत है। गोकुल ग्राम तो बनाया जाएगा लेकिन वो हर एक गांव में नहीं बनाया जाएगा इंडिया के, वो हर एक स्टेट में बनाया जाएगा। अब स्टेट में जितने गांव हैं सब में नहीं बनेगा, जितने जितने में बन सकता है उसमें बनाया जाएगा। तो गोकुल विलेज आपका हर विलेज में नहीं बल्कि हर एक स्टेट में डेवलप किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइफ स्टॉक सेंसस के बारे में है। लाइफ स्टॉक सेंसस हमें बताता है कि किस तरीके से कैटल्स, जो भी हमारी मतलब हॉर्सेस, कोई भी ब्रीड है, ठीक है, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड, उसकी मात्रा कितनी है और हमें किस तरीके से उनको प्रिजर्व करना है, किस तरीके से उनकी तादाद जो है वो बढ़ानी है ताकि बढ़िया तरीके से उनका यूज़ किया जा सके अपनी इकॉनमी में। पहला पॉइंट कहता है कि लाइफ स्टॉक सेंसस जो है, ठीक है, वो अभी तक उसमें 20 सेंसस जो हैं वो कंडक्ट किए जा चुके हैं और ये पंचवर्षीय मतलब 5 साल बाद ये सेंसस जो है वो कंडक्ट किया जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। पहला सेंसस अप्रॉक्सीमेटली 1919 या 20 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिए 5 साल बाद ये कंडक्ट होता है और अभी तक 20 ऐसे सेंसस हो चुके हैं। सेकंड कहता है कि इससे हमें एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पता चलता है कि हम स्टेट में कैसे एनिमल हस्बेंड्री को डेवलप कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 50% लॉस जो है वो बियर करेगी किस स्कीम के अंतर्गत? रिस्क फंड स्कीम के अंतर्गत। आपको बताना है कि ये रिस्क फंड स्कीम किससे एसोसिएटेड है। तो ये रिस्क फंड स्कीम आपकी फिशरी से एसोसिएटेड है। कैसे? आप इस एक्सप्लेनेशन में समझ सकते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा कि अगर फिशिंग करने के लिए कोई मछुआरे जा रहे हैं और उनका गियर और क्राफ्ट वगैरह टूट जाता है या वो उसको खो देते हैं तो उसका जो खर्चा होगा उसका 50% हिस्सा आपको सरकार देगी। स्टेट गवर्नमेंट उसका 50% हिस्सा बियर करेगी अंडर द रिस्क फंड स्कीम। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि स्टेट ने फिशरमैन को इंश्योरेंस स्कीम भी दी है जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है अगर उनकी डेथ हो जाती है या फिर परमानेंटली वो डिसेबल हो जाते हैं ड्यूरिंग द फिशिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिशरी से रिस्क फंड स्कीम आपकी संबंधित। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। सेकेंड पार्ट हम जल्दी ही कवर करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।